बॉन्डिंग, बंधुता। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसमें अलग है कुछ नहीं, बॉन्ड कैसे बनते हैं सीखा जाता है। बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली लोग सिंपल पता है, वहां से छोटा सा क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया गया है एक बार हमारे अपनी लेखनी पूछा है कि बॉन्ड एक ऐसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। बॉन्ड एक ऐसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। बॉन्ड एक जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड का निर्माण होता है, वो कैसी प्रोसेस है, एक्सो या एंडो। अब नहीं पता हमको, सिंपल सा रटने की जरूरत नहीं है। एक बॉन्ड है, अब तुमको पता हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जरूरत पड़ती है, इसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। इसको तोड़ेंगे तो इसको हमको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी, तब जाके बॉन्ड टूटेगा। यानी बॉन्ड का जो टूटना होता है वो एंडोथर्मिक, ठीक है। अब जब बॉन्ड बन रहा होगा तब इसमें से एनर्जी तो निकली होगी ना, एनर्जी निकली होगी तो ये एक्सोथर्मिक है। ये सिंपल है यार, मैंने इसको कल एक मार्कर बेचा था 10 रुपए में, मैंने इसको मार्कर दिया, इसने मुझे क्या दिया, सॉरी मैंने इसको मार्कर दिया और इसने मुझे क्या दिए, 10 रुपए दिए। फिर इसको मार्कर पसंद नहीं आया, तो अगर इस मुझे मेरा मार्कर लौटाएगा तो वैसे 10 रुपए लौटाऊंगा। तो ऐसे ही बॉन्ड बनते, बॉन्ड यहाँ जरा देखो, बॉन्ड जब तोड़ा जा रहा है तब इसमें एनर्जी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जब बॉन्ड बना होगा तो इसमें से एनर्जी बाहर निकली होगी। क्या निकली होगी, एनर्जी बाहर निकली होगी। अगर तो ये बॉन्ड बनता है, इसमें एनर्जी बाहर निकल गई, अब इसको तोड़ना है तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, बराबर। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी। तो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। सिंपल बॉन्डिंग का जो बंध का जो निर्माण होता है वो ऊष्माक्षेपी होता है। अच्छा उसके लिए क्या आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। बॉन्डिंग। अच्छा बंध का निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन से। किससे, इलेक्ट्रॉन से। और बंध कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, वो नहीं वो तो अपनी लिखना पहुंच जाता है। जनरली 3 टाइप के, जैसे एक आयनिक, एक एक आयनिक कोऑर्डिनेट्स का कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा चलो इससे वैसे सब कुछ पूरा पढ़ चुके हैं लोग, आते हुए इतना आखिरकार बता सकते हैं इससे बॉन्ड क्यों बना है। एटम जो परमाणु जो होते हैं, परमाणु और प्लस परमाणु, एटम प्लस एटम इक्वल टू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। तो आपस में परमाणु बॉन्ड बना के क्या बना लेते हैं, आखिरकार एटम्स जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, बॉन्ड क्यों बना, इसका रीजन है स्टेबिलिटी लेने के लिए। क्या लेने के लिए, स्टेबिलिटी, स्थायित्व लेने के लिए। क्यों बनाते हैं, स्थायित्व लेने के लिए। बताया अब स्थायित्व का मतलब क्या होता है, कुछ ही नहीं है सर, स्टेबिलिटी का मतलब कुछ नहीं है। अपनी लास्ट ऑर्बिट में, अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। बताया सीधे से तुम्हारे रजिस्टर में भी लिखा होगा कि कोई एटम, कोई परमाणु, 2 या 2 से ज्यादा परमाणु, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्थायित्व ग्रहण करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। अब सिंपल भाषा में बोले कि सर ऐसा है कि कोई एटम बॉन्ड तभी बनाता है जब वो चाहेगा कि मेरी अंतिम कक्षा में, मेरी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। ठीक है। ऑक्टेट रूल्स, अष्टक का नियम। जैसे मैं ले लिया सोडियम, क्या ले लिया, सोडियम नहीं, सपोज मैंने क्लोरीन लिया है, 2 क्लोरीन लिया, ठीक है। कितने लिया, अब इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो जितने एटॉमिक नंबर होगा इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17। तो इसकी लास्ट ऑर्बिट में, पहली ऑर्बिट में कितने, 2 होते हैं, दूसरी में कितने होते हैं, 8 होते हैं, तीसरी में कितने होते हैं, 17, 7 नहीं होंगे, लास्ट में कितने हैं, 17 हो गए। सेम कहानी इसमें होगी,
2 8 कहानी थोड़े पास पास नहीं हो गए? 7 8 2 Cl। ये सेम टू सेम कहानी, ठीक है, इतना। अब जरा देखो, ये है लास्ट ऑर्बिट। क्या है? लास्ट ऑर्बिट, अंतिम कक्षा। लास्ट ऑर्बिट अंतिम कक्षा, ये वाली है लास्ट ऑर्बिट। अब मैंने क्या बोला, बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, बंध का निर्माण क्या होता है, तुम सीधे सीधे बताया, अष्टक का निर्माण, अष्टक पूर्ण करने के लिए, सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट का मीन क्या होता है? ऑक्टेट का मीन क्या होता है? अपनी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब कंप्लीट करने के लिए कितनी की जरूरत है? कितने की है? 1 की जरूरत है। तो एक क्लोरीन इस क्लोरीन को बोलता है कि भाई एक काम कर, तू मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर इसको 8 मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे? अगर इसको 8 मिल जाएंगे, इसको अगर 8 मिल जाएंगे तो स्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और बढ़िया तरीके से जिंदगी जिएगा। और इसको सॉरी 1 मिल जाएगा और इसको 1 मिल जाएगा तो इसके 8 हो जाएंगे। सॉरी थोड़ा, यहाँ 1 मिल जाएगा तो इसके 8 हो जाएंगे। अगर इसको 1 मिल गया तो इसके भी 8 हो जाएंगे। तो दोनों स्थायी हो जाएंगे, दोनों स्टेबल हो जाएंगे और बढ़िया से जिंदगी जिएंगे। तो कुछ ऐसा होता है कि क्लोरीन जो बोलता है कि इससे भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरे 8 कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं जिंदगी जी लूंगा। तो ये क्या बोलता है? उसी का डायलॉग बड़ा चालू है, तू है, तू मुझे दे दे, मेरे 8 हो जाएंगे। तो ये दोनों सॉल्यूशन निकालते हैं कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन कहां रख देते हैं? बाहर। कहां रख देते हैं? बाहर रख देते हैं। और बोलता है एक काम कर, जब तुझे जरूरत हो तब तू ले लियो, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं ले लूंगा। तो जरा देखो, इसके में भी 8 हो गए, इसके में भी 8 हो गए। अब ये बनता है Cl। क्या बनता है? अब Cl एक एटम होता है। Cl एक क्या होता है? एटम, परमाणु। और जबकि Cl2 क्या होता है? अणु, मॉलिक्यूल। बॉन्ड बनाने के बाद, समझ में? तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। क्या कंप्लीट करना चाहते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं, जैसे कि मैं तुम लोगों को बता दूं, यहां एक और ले लेता हूं। मैंने सोडियम ले लिया। क्या ले लिया? सोडियम। 11 होते हैं, 2 8 1, 11 होगा। जरा गिनना, 11। अब मैं यहां क्लोरीन ले लेता हूं। कौन सी बहन जी? क्लोरीन बहन जी। अब 2 8 7। अगर इसको 7 मिल जाए, इसको कितने मिल जाए? 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका जो लास्ट ऑर्बिट यहां कितने हो जाएंगे? 8। और अगर इसको 1 मिल जाए तो इसके 8 हो जाएंगे। तो ये सोडियम बोलता है कि भैया एक काम कर, तू मुझे अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, यहां मेरे 8 हो जाएंगे। ये बोलता है भाई एक काम तू कर, मैं मुझसे 7 क्यों मांगा, तू अपना 1 दे दे, मेरे 8 हो जाएंगे। तो ऐसे ही दोनों में प्यार मोहब्बत से एक कितनी दे देता है? 1 इलेक्ट्रॉन इसमें अपना सेंड कर देता है और यहां से 1 अपना लूज कर देता है। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, एक खाली हो गई पूरी। अब लास्ट ऑर्बिट कौन सी भी चीज की? इसकी लास्ट ऑर्बिट 1 और 8 हो गए टोटल। जरा देखो, इसकी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसकी लास्ट में भी, तो ए भी स्टेबल। और लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, तो इसमें 1 पॉजिटिव, जबकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ग्रहण किया है, तो 1 नेगेटिव। तो बनेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दोनों में तुमको पता है प्लस और माइनस में प्यार होता है, NaCl। बॉन्ड का मतलब क्या? बॉन्ड बनाने के ऊपर, मतलब बॉन्ड बनाने के पीछे ही रीजन होता है भाई साहब, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, हम स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए? हम स्टेबल। तुम पढ़ क्यों रहे हो? मजाक के लिए? स्टेबल होने के लिए, अच्छी खासी शादी हो जाए तुम लोगों की, है ना। हाँ मैं तो इसीलिए पढ़ रहा हूं। खैर छोड़ो। तो चलो, अब बॉन्ड बनाने के बाद काफी 90% मॉलिक्यूल का, एटम्स का, परमाणुओं का, अणुओं का ऑक्टेट कंप्लीट हो ही जाता है बॉन्ड बनाने के बाद। जैसा कि हमने देखा, अभी क्लोरीन का देखा, NaCl का देखा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं जो बॉन्ड बनाने के बाद भी उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। जैसे BCl3, निर्जल एनहाइड्रस AlCl3, BF3, BeCl2।
मतलब ये फॉर्मूले बन चुके हैं, मॉलिक्यूल अणु बन चुके हैं। अच्छा एटम है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है, बॉन्ड बन चुके हैं, इनमें फॉर्मूले बन चुके हैं। तो बॉन्ड बनाने के बाद भी इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, यानी इनकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं होते? 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कहीं 6 रह जाएंगे, कहीं 4 रह जाएंगे, लेकिन 8 कंप्लीट नहीं होंगे बॉन्ड बनाने के बाद भी। तो उनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून जातियां, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन न्यून जातियां मतलब ऐसी स्पीसीज, ऐसी जातियां जो बॉन्ड बनाने के बाद भी उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, मतलब उनको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं BeCl2 की बात कर लेता हूं। Be बेरिलियम 4 होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 2, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 2, टोटल 4। तो पता कैसे शो करते हैं इसको? अब बी को ऐसे शो करते हैं, ये बी है, लास्ट वाली ऑर्बिट तो 1s2, s पूरा भरा हुआ है, और 2s2, ये भी वैसे पूरा भरा हुआ है, लेकिन यार 2p2 भी है, 2p भी खाली है, कि दूसरी कक्षा दूसरी में p भी आता है, तो यार इसका ये खाली है। तो क्या काम करते हैं, ऐसे दिखा देते हैं इसको, सर ये क्या है? कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है। सर इलेक्ट्रॉन तो ये भी है, इनको क्यों नहीं लिखा? अरे लास्ट अंदर वाले हैं, अंदर वालों को नहीं लिखते, जो लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनको यहां पॉइंट्स के फॉर्म में, बिंदुओं के रूप में शो कर देते हैं। या BCl-B। अब इसकी बात करूं मैं, इसमें होते हैं 5, कितने होते हैं? 5, पहली में 2 और लास्ट में 3। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। तो ये जो 3 है वो कुछ नहीं है, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है। किसके इलेक्ट्रॉन है? लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। जैसे तुम लोगों को मैंने बताया था पिछली बार, इतना हुआ, तो मैं यहां कर देता हूं। अब क्लोरीन की बात करते हैं हम लोग। किसकी? क्लोरीन की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। कितने थे? 7। तो मैं यहां कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, ठीक है। यहां एक बी है, कितने क्लोरीन है? 2। तो मैंने क्लोरीन ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक क्लोरीन है भैया, पहले में 2, दूसरे में 8 और लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 हो गए ना, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट दिख रहे हैं वो क्या एक्चुअली लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां देखो ये भी क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जरा देखना, या ये क्या बोलते हैं? ये बोलता है इससे, भाई तू मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। ये बोलता है तू मुझे अपने 7 दे दे, सॉरी अपने 6 दे दे, मुझे मेरे 8 हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत गुफ्तगू होके ऐसी कहानी बन जाती है। ऐसी कहानी BeCl, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका शामिल है बॉन्ड में, 1 इलेक्ट्रॉन इसका इधर से शामिल है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से इसका शामिल है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से इसका शामिल है। तो जरा देखो इसके तो 8 कंप्लीट हो रहे हैं, इसके 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, क्योंकि एक इसका मिल गया ना। और जरा देखो इसके, क्या इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं लास्ट ऑर्बिट में? नहीं, 4 हैं। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि इनके 8 इलेक्ट्रॉन। तो जरा देखो बॉन्ड बनाने के बाद भी इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी जातियां होती हैं कि बॉन्ड बनाने के बाद भी इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाते, इनको इलेक्ट्रॉन न्यून जातियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन न्यून जातियां कहा जाता है। जैसी बात कर रहे थे हम BeCl3 की, सॉरी BCl3 की, बी ऐसे लिख लूंगा, कोई आपत्ति है? होगी भी तो क्या कर लो, कुछ नहीं करोगे। वैसे तो एक आने आएगी अभी, तो सेम कंडीशन, सेम कंडीशन। इनके तो 8 कंप्लीट हो जाते हैं, इनके तो 8 क्या हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। बट जरा सेंट्रल एटम की देखो, क्या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है? 6। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। क्या 8 कंप्लीट है? नहीं, 8 कंप्लीट नहीं है। तो कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन अष्टक के नियम का पालन नहीं कर पाती,
या तो उनमें बॉन्ड बनाने के बाद कम इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं। जिनमें कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको इलेक्ट्रॉन न्यून जातियां कहते हैं। जैसे कि ये सीधा सीधा पीएटी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन न्यून जातियां किसको कहते हैं? तो जिनमें बॉन्ड बनाने के बाद कम इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उनको इलेक्ट्रॉन न्यून जातियां कहा जाता है। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा हो गए तो इलेक्ट्रॉन आधिक्य जातियां, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन आधिक्य जातियां, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो खैर छोड़ो, इतना हो गया तुम्हारा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब यहां अब क्या बोल ये स्थायी है? अभी ये स्थायी है क्या? नहीं है। कि स्थायी होने के लिए कितनी की जरूरत पड़ती है? क्या ये स्थायी बेरिलियम? नहीं। कितनी जरूरत पड़ती है? 8। तो 8 की जरूरत पड़ती है वैसे, लेकिन 8 है नहीं ना, यहाँ 8 है ना यहाँ 8। तो इनको अभी भी लगेगा कि भाई मुझे और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि उसको स्थायी होना है भाई, इसको 8 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट करना है, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन 6 इसमें, तो इनको इलेक्ट्रॉन की भूख रहती है। क्या है? क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन की भूख रहती है। इनको इलेक्ट्रॉन स्नेही भी कहा जाता है। क्या जाता है? क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। मतलब स्नेह का मतलब जानते हो? प्यार, मोहब्बत, दोस्ती। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रन को लेने वाले। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको अपनी भाषा में लुईस अम्ल कहा जाता है, लुईस एसिड कहा जाता है। मैंने बताया था, अभी बताऊंगा और लुईस एसिड। खैर छोड़ो, ये तो हो गया तुम्हारा नॉर्मल वाला, जहां से क्वेश्चन शायद बन जाता है। अष्टक का नियम। और घर पे मैं फैजान रूल्स वगैरह वगैरह कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। टाइप ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं? टाइप ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा हूं, 3 टाइप के होते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक सहसंयोजी और उपसह संयोजी। ये आयनों के बीच में बनता है। किसके बीच में? हाँ सोनू भाई, आयन कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? अभी नहीं पता, प्लस और माइनस होते हैं। अबे आयन 2 टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो ऐसा बॉन्ड जो आयनों के बीच में बनता है उनको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बॉन्ड जो किसके बीच में बनते हैं? आयनों के, आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा क्या? NaCl, नमक जिसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? नमक जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब Cl कैसे बना वो तुम लोगों को पता है, Na पॉजिटिव कैसे बना वो मैंने भी बताया था तुम लोगों को। ठीक है, तो मैं तुमको बता दूं, एस ब्लॉक के जो भी तत्व होते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं, किसके? एस ब्लॉक के। किसके? एस ब्लॉक में क्या क्या आता है? 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो पी ब्लॉक के साथ, एस पी के साथ मिलके आयनिक बॉन्ड बनाता है। क्या बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? आयनिक बॉन्ड। समझ गया? जरा याद रखना इसको। मैंने ऐसे क्वेश्चन देखो डायरेक्ट ऐसे पूछ दिए जाते हैं, सीधे सीधे। आयनिक बॉन्ड बनाता है पी के साथ, तो आयनिक बॉन्ड। अब इस सहसंयोजी बॉन्ड कब बनते हैं? तो सीधा सीधा याद रखना है, कुछ नहीं, एक सिंपल सा लफ्ज तुम लोगों को पता है कि सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, समान परमाणु के बीच में जो बंध बनता है वो सहसंयोजी होता है, कोवैलेंट होता है। जैसे कि मैंने अभी Cl के बीच में बनाया था, किसमें बनाया था? Cl के बीच में बनाया था। ऐसे ही मैं ले लू यहां, यानी इसको Cl2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Cl2। यहां ले लू मैं HH के बीच में H2। यहां हाँ सोनू, ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे? 2 या 3 या सिंगल? 2 आते हैं। डबल नेगेटिव रहता है, मैंने सीधा बताया, जितने नेगेटिव जितने पॉजिटिव उतने बॉन्ड। ये तो सहसंयोजी बंध कब बनते हैं? तो सीधा सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, समान परमाणु के बीच में जो बंध का निर्माण होता है, समान परमाणु के बीच में, ऐसा नहीं एक्स और वाई अलग हो, समान के बीच में जो परमाणु, जो सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है? सहसंयोजी बॉन्ड। बोले तो कोवैलेंट बॉन्ड, समान परमाणु के बीच में, जैसे कि ये। ठीक है, अब यहां क्या होता है? यहां कुछ नहीं होता यार, एक होता है लुईस बेस। क्या होता है? लुईस
बेस एंड लुईस एसिड। लुईस एसिड, लुईस क्षार और लुईस अम्ल, इन दोनों के बीच में बनता है। लुईस क्षार और लुईस अम्ल के बीच में वाला बॉन्ड बनता है। पीएटी में पूछ लिया गया क्वेश्चन, इतना ही कि उपसह संयोजी बंध किसके बीच में बनता है, तो लुईस बेस एंड लुईस एसिड के बीच में बनता है। यहाँ लुईस बेस क्या काम करता है, लुईस बेस। अच्छा, एक लोन पेयर किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है लोन पेयर किसको बोलते हैं? अरे एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े को लोन पेयर बोलते हैं, सीधा सीधा बोलना, एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। जैसे कि मैंने क्लोरीन लिया था, इसमें आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, 7 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को लोन पेयर बोलते हैं। तो एक जोड़ा, 2 जोड़ा, तीसरा जोड़ा, कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है इसमें। समझ में आया? तो ये कहानी क्या होती है, उपसह संयोजी बॉन्ड किस, पहले तो इस उपसह संयोजी बॉन्ड जो होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, किस किसके बीच में बनता है, लुईस बेस एंड लुईस एसिड के बीच में। इसमें माना कि X एक लुईस बेस है और Y एक लुईस एसिड है। अब यहां जरा देखो, इस पे लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। अब यहां इस पे लोन पेयर नहीं है। अब ये क्या काम करेगा, लुईस बेस इसको दान करेगा लोन पेयर। क्या डोनेट कर देगा, लोन पेयर। कहां भेज देगा, भाई तू ले जा, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तू ले जा, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि अमोनिया की बात करूं मैं, NH3, नाइट्रोजन, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7 होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 5, आउटर में कितने होते हैं, 5। तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर रहा हूं, क्लियर। NH3, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 3। हाइड्रोजन के बेचारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया, तो NH3 वाला बॉन्ड बन गया। यानी जो इसके 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन किसमें शामिल हो गए, बॉन्डिंग में। तो क्या बन गया, NH3, और उस पे क्या लोन पेयर अवेलेबल है, NH3। ठीक है, यहां मैं लिख दूं BF3। मैंने भी BCl3 बताया था, सेम टू सेम BF3 बताया था मैंने अभी। तो इसमें इसका स्टक कंप्लीट हुआ था क्या, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ था क्या, नहीं हुआ था। 6 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। अरे मैंने यहां बताया था ना ऐसा, BCl एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6, लेकिन होना कितने चाहिए, 8, लेकिन यहां है कितने, लेकिन इसको 8 कंप्लीट करने के लिए अभी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाँ, तो F और क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों सेम ग्रुप के होते हैं, चाहे क्लोरीन ले लो चाहे फ्लोरीन ले लो, बात बराबर है। ठीक है, तो इसको अभी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन कहां कंप्लीट हुए अभी। तो ये चाह रहा है कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, वो भी कितने, 2 की कमी पड़ रही है, तो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इनके बीच में ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसा ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, और बॉन्ड कुछ ऐसा शो हो जाता है। इस जो तीर का निशान दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है कि भैया यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पहुंच गए, या एरो का निशान, एरो का जो साइन लगा देते हैं हम। इसी बॉन्ड को कह देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसह संयोजी बॉन्ड। यानी सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन क्या है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होता है वो लुईस बेस एंड लुईस एसिड के बीच में बनता है। इसमें जो लुईस बेस होता है वो अपना लोन पेयर लुईस एसिड को डोनेट कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। लुईस बेस जो होते हैं ना, उनका कम से कम 1 लोन पेयर होना जरूरी होता है, और लुईस एसिड जो होते हैं उनको कैसा होना जरूरी है, कैसा होना मांगता है, इलेक्ट्रॉन न्यून जाती, इलेक्ट्रॉन न्यून मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला मांगता है। अरे यार, ये माना कि अंबानी होता, 2 रुपए इसको ये दे रहा है, अंबानी होगी इसको लेता, वो बोलते यार मुझे क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, रख दो अपने पास है। तो माना कि सपोज एक अंबानी, एक मैं हूं, ये मैं हूं, नहीं ये मैं हूं और ये अंबानी है। अभी मुझे अंबानी पैसे देगा, मैं तो ले लूंगा, भाई ले 200 दे दे, देखो 2000 दे दे, जितना देना दे दे, तो मैं ले लूंगा। अगर इसका उल्टा होता, अगर ये मैं होता और ये अंबानी होता, क्या लेता नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन कब लेगा, जब इसको जरूरत होगी, और जरूरत कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। समझ पा रहे हो। तो यहां इसको क्यों जरूरत है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसीलिए इसने इससे
मांग लिया है। और ये जो लॉन पेयर, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, वो कब बनता है? लॉन पेयर के ट्रांसफॉर्मेशन से, लॉन पेयर के स्थानांतरण से। यानी लॉन पेयर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। जिस जगह से शिफ्ट होता है उसको लुईस बेस कहते हैं, और जहां शिफ्ट होता है लुईस एसिड कहा जाता है। क्लियर? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंपल। क्लियर? अब कोई बता सकता है आयनिक बॉन्ड के बारे में और कहानी क्या क्या होनी चाहिए? आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? बता सकता है इसके बारे में? सबसे पहले आयनिक बॉन्ड में प्लस माइनस बनना जरूरी होता है। क्या बनना जरूरी होता है? प्लस एंड माइनस। और प्लस कैसे बनेगा कोई बताएगा? तू बता, चल तू रहने, तू बता। अच्छा, प्लस माना कि एक्स है, एक्स को हमको प्लस बनवाना है। क्या बनवाना है? एक्स पॉजिटिव। और एक बाय है, बाय को हमको नेगेटिव में कन्वर्ट करवाना है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? पहली बात तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए। क्या बड़ा होना चाहिए? साइज बड़ा होना चाहिए। अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर फैलेंगे, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, इधर है तुम हाँ, तुम ऐसे सीधा, हाँ। तो साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्यों? साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएंगे उतनी ही ढीली तरीके से बने होंगे न्यूक्लियस से। जितने ढीली तरीके से बने होंगे उनमें से इलेक्ट्रॉन छीनना आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन छीनना आसान हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन छीनते टाइम कम एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी लगेगी, यानी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। यानी जो एटम प्लस में कन्वर्ट होगा, पहले तो उसका साइज बड़ा होना चाहिए और उसकी आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होनी चाहिए? पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? किसी नॉर्मल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को कह देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। किसी नॉर्मल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए या किसी नॉर्मल एटम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो ऊर्जा की जरूरत होती है, उसी ऊर्जा को आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो जितनी जल्दी प्लस बनेगा उतना ही अच्छा ना हमारे लिए। तो कौन सा जल्दी प्लस बनेगा? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, जिसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सके, थोड़ी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाए ये। और नेगेटिव के लिए क्या? नेगेटिव वो पहले बात तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोले तो इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करना। माना कि बाय जो है वो इलेक्ट्रॉन से दोस्ती कर ही नहीं रहा है, हम जबरदस्ती दे देंगे क्या? अगर नहीं दे पाएंगे तो बाय नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कोई एटम नेगेटिव में कन्वर्ट कब होगा? जब हम इसको क्या देंगे? एक इलेक्ट्रॉन देंगे। हम इसको क्या देंगे? एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तब वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अगर बाय बोले भाई से मुझे इलेक्ट्रॉन से एलर्जी है, तो क्या नेगेटिव बन जाएगा? नहीं। तो पहली बात तो कि जो एटम नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, पहली बात उसको कैसा होना चाहिए? उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करना आना चाहिए। मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, आई लाइक इलेक्ट्रॉन, ये बोलना चाहिए। तभी तो इलेक्ट्रॉन लेगा और जल्दी कन्वर्ट करेगा, उसमें नेगेटिव में बदल जाएगा। और उसकी दूसरा पॉइंट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं रहा है फिर भी खींच ला इधर साले, फिर भी नेगेटिव जितना जल्दी बनेगा तभी तो होगा। तो प्लस एक्स पॉजिटिव एंड बाय माइनस बन जाएगा एक्स बाय, राइट। इस कंडीशन में मैंने थोड़े से पॉइंट बता दिए, सब कुछ लिखा हुआ तुम्हारे रजिस्टर में, ठीक है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, दोबारा से रिकॉल करवा रहा हूं कि मैंने पहले क्या पढ़ाया था। हो गया। अब अभी आयनाइजेशन चली रही है, तो आयनन जो आयनिक अच्छा नमक जो होता है, नमक ये आयनिक है। कैसा है? आयनिक बॉन्ड होता है। नमक बोलते हैं NaCl, इसको रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है, NaCl ये आयनिक होता है। और तुमको एक खड़ा नमक देखा है तुम लोगों ने? अच्छा, एक खड़ा नमक जो होता है उसमें कितने NaCl रहते हैं? हजारों NaCl रहते हैं। तो सर ऐसा क्यों दिखता है? तो मैं बता दूं, इसमें जो NaCl के मॉलिक्यूल होते हैं ना, यानी पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो होते हैं ना, एक बड़े प्यारे तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, अरेंज रहते हैं उसमें, ऐसे बढ़िया से ऐसे अरेंज रहते हैं, इस तरीके से अरेंज रहते हैं। कौन? NaCl। ऐसे नहीं कि एक ऐसा है कहीं पे भी Na, कहीं पे भी Cl, कहीं पे भी कुछ भी,
ऐसे नहीं, एक सीक्वेंस में NaCl उस नमक के क्या बोलते हैं टुकड़े में, जो भी है नमक के टुकड़े में अरेंज रहते हैं। कौन? NaCl। ऐसी इकाइयों से माना कि एक Na एक Cl, एक Na एक Cl। ऐसे अरेंज रहते हैं। तो इस अरेंजमेंट को जो यूनिट बन रही है ना उसको जाला कहेंगे। क्या कहेंगे? जाला या लैटिस, या लैटिस। जाला क्या? लैटिस। ठीक है। जो नमक में NaCl जो अरेंज रहते हैं ना वो किसके रूप में रहते हैं? जालक के रूप में, लैटिस के रूप में। किसके रूप में? लैटिस के रूप में, जालक के रूप में पहले पढ़ा चुका हूं। अब जो लैटिस बनते टाइम, जालक बनते टाइम जो एनर्जी निकलेगी, क्योंकि जालक में बॉन्ड बनेंगे ना, और बॉन्ड कैसे बनते हैं? एनर्जी निकलेगी बॉन्ड बनते टाइम, तो जो एनर्जी निकलेगी उसको जालक ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? जालक ऊर्जा या लैटाइज एनर्जी। लैटाइज एनर्जी। और तुमको पता है? नहीं पता हो तो बता देता हूं, वैसे पता है लेकिन तुम ठरकी टाइप के हो ना, भूल जाते हो। एक बॉन्ड है ए है, एक बॉन्ड ए है। जब ये बॉन्ड बन रहा था, इस बॉन्ड बनते टाइम इसमें से एनर्जी निकली 10 जूल। कितने जूल? अब ठीक है, अब इसी बॉन्ड को मुझे तोड़ना है, वैसे ही तोड़ना है। तो इलेक्ट्रॉन चिल्लाएंगे भैया पहले हमारी 10 जूल एनर्जी दे दो, तभी तोड़ेंगे। क्योंकि हमने जब इसको बनाया था ना तो 10 जूल का खर्चा आया था, 10 जूल लूज करनी पड़ी थी हमको, हमारे वो तो लौटाओ। तो इसको 10 जूल लौटाएंगे तब ये टूटेगा। ठीक है, मतलब जितनी एनर्जी निकली है देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। अब जब मैंने इसको बनाया तो पता चला जब ये बन रहा था ना तब इसमें से 100 जूल एनर्जी बाहर निकली। कितना? 100 जूल एनर्जी बाहर निकली। और अगर इसको तोड़ेंगे क्या 10 जूल से काम चल जाएगा? कितनी देनी पड़ेगी? 100 ही देनी पड़ेगी। समझ में आया? तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। समझ पा रहे हो? इन दोनों में से ए और ए बी, इनमें से किसमें एनर्जी ज्यादा निकली है? बी में। किसमें ज्यादा निकली है? तो कौन सा बॉन्ड मजबूत है? बी वाला। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा हो और उसमें से जितनी एनर्जी निकले उतना ये बॉन्ड बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा? मजबूत होगा। क्या होगा? मजबूत होगा। तो भाई साहब यहां जालक बन रहा है ना, तो माना एक जालक है एक्स और बाय का। किसका? एक्स और बाय का है। एक लैटाइस किसका है? एक्स और बाय का है। जब ये बन रहा था तब इसमें से 50 जूल एनर्जी निकली। तो जो एनर्जी निकलती है उसको लैटाइस एनर्जी कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। अब एक है ए और बी का, जब ये बन रहा था इसमें से 500 जूल निकली। कितना निकली? तो लैटाइस एनर्जी किसमें ज्यादा है? लैटाइस एनर्जी 500 जूल में ज्यादा है। तो कौन सा जालक, कौन सा लैटिस ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्थायी है, देर में टूटेगा? ए वाला। तो लैटाइस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी जालक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, स्टेबल होगा। तुमको पता है कि नमक तुरंत पिघलता नहीं है, कभी पिघला है नमक? देखा है कभी पिघलते टाइम? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी लैटाइस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। कितना भी एनर्जी दे दो वो पिघलेगा नहीं। एक मिनिमम उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, कम से कम 500 के बराबर ऊपर, काफी। 100 200 में उसको कुछ होता ही नहीं है नमक को। इतना समझ में आया? लैटाइस में पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, घर पे पढ़ लेना। बता दिया लैटाइस एनर्जी का मतलब क्या होता है। अब एक होता है जालक हो गया है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होती है? जल योजन ऊर्जा। इसको जरा ध्यान में रखना है। अभी हम दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी। ये क्या होता है? सिंपल सी चीज है, तुम लोगों को पता भी है इसके बारे में, काफी मैंने पढ़ाया भी था। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? तो जब हम किसी चीज को घोलेंगे पानी में, किसमें? पानी में। जब नमक को घोलेंगे, आयनिक कंपाउंड को जब पानी में घोला जाता है, आयनिक यौगिक को जब पानी में घोला जाता है, तो उस टाइम घुलते टाइम जो एनर्जी बाहर निकलेगी, आयनिक कंपाउंड के घुलते टाइम जो एनर्जी बाहर निकलेगी, उसी एनर्जी को क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी आयनिक कंपाउंड के घुलने में क्या करती है? हेल्प करती है। क्या करती है? हेल्प करती है। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, मैंने पहले टाइम पे सब कुछ बता दिया था।
तुम्हारे उसमें शायद लिखा हो मेरे ख्याल से। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो आयनिक कंपाउंड के घुलने में हेल्प करती है, और जबकि लेटाइस एनर्जी वो होती है आयनिक कंपाउंड को स्टेबिलिटी में हेल्प करती है, स्थायित्व में हेल्प करती है। लेटाइस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो जालक या आयनिक कंपाउंड उतना ही मजबूत होगा। जालक ऊर्जा जितनी ज्यादा आयनिक कंपाउंड उतना ही मजबूत, और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा आयनिक कंपाउंड उतनी जल्दी मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? ये घुलने के लिए जरूरी होती है और ये ना घुलने के लिए जरूरी होती है। यानी ना घुलने का मतलब, घुलने का मतलब क्या होता है यार? घुलने का मतलब होता है इनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है। घुलने का मतलब होता है इनके बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। और ना घुलने का मतलब इनके बीच का बॉन्ड नहीं टूटता। समझ पा रहे हो? इनके बीच का बॉन्ड नहीं टूटता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी, जब कोई आयनिक कंपाउंड पानी में या कोई विलायक में या कोई सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में, ध्रुवीय विलायक में या किसी चीज में घोलते हैं, तब उस टाइम जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको हाइड्रेशन या जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। जलयोजन का मतलब जलयोजित हो जाना, बोले तो घुल जाना, वो एनर्जी कहते हैं। और लेटाइस एनर्जी बंद बनने के दौरान जो एनर्जी बाहर निकलेगी, आयनिक बंद बनने के दौरान जो एनर्जी बाहर निकलेगी, उस एनर्जी को लेटाइस एनर्जी या जालक ऊर्जा कहा जाता है। तो जालक ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, बंद बनने के दौरान जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, जालक ऊर्जा लेटाइस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, बंद उतना ही क्या होगा? मजबूत होगा। तो उतना ही स्टेबल होगा, उतनी ही देर में टूटेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो भाई साहब वो उतनी जल्दी घुल जाएगा, वो उतनी जल्दी घुल जाएगा। ये घुलने के लिए जरूरी होता है और ये ना घुलने के लिए जरूरी होता है। ठीक है। जैसे हम लोग बात करें, तुम्हारे उसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इस चीज पे, मैं डायरेक्टली लिखवा देता हूं। AgBr, AgI, AgCl, AgF, BaSO4, ये जो है बस यहां इसको छोड़ दो। ये जो है इन सबके लिए लेटाइस एनर्जी ज्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी से। यानी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब मजबूत होगा, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? कम। इसका मतलब ये पानी में घुलेंगे नहीं। यानी ये एनर्जी ज्यादा होगी तब पानी में घुलेंगे, और ये एनर्जी ज्यादा होगी तब पानी में नहीं घुलेंगे। तो अभी यह क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी से कौन सी एनर्जी ज्यादा है? लेटाइस एनर्जी। यानी जलयोजन ऊर्जा से जालक ऊर्जा ज्यादा है, यानी जालक ज्यादा मजबूत है, उनके बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो नहीं टूटेगा तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में नहीं टूटेंगे, तो घुलेंगे ही नहीं, तो घुलेंगे नहीं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा सीधा। ज्यादातर इस पर पूछ दिया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, कोई भी 4 दे देगा, बोलेगा इनमें से पानी में अब घुलनशील कौन है, अनसॉल्युबल कौन है पानी में? ये पानी में विलेय है, सॉल्युबल ए नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, बट ये है। 2018 पीटी का क्वेश्चन है ये वाला, 2018 का पीटी क्वेश्चन है। क्यों कैसे आया तो मैं बताऊंगा तुमको। तो पहली बात तो ये सीधा सीधा लिख लेना इनको, ये पानी में घुलते नहीं है क्योंकि इनकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है। जबकि ये पानी में घुल जाता है, काहे? पूरे सिल्वर के जितने भी हैलाइड थे वो पानी में नहीं घुलते, बट फ्लोराइड को छोड़ के पानी में कोई नहीं घुलता, ओनली फ्लोराइड घुल जाता है। तो ऐसा क्या है फ्लोराइड में जो वो पानी में घुल जाता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके कारण हाइड्रोजन, पानी में क्या होता है? HO, यही होता है ना पानी में, यही होता है राइट, ये होता है H2O का फॉर्मूला HOH। अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? AgF क्या बोलेंगे? अगर मैं ऐसे कर दूं तो कोई आपत्ति है? AgF कर दिया, कोई आपत्ति नहीं है ना। तो तुमको पता है फ्लोरीन जो है वो कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पेरियोडिक टेबल। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मक तत्व का मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपनी साइड। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें हल्का सा माइनस आ जाएगा ना, और यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसमें माइनस और इसमें हल्का सा पॉजिटिव। तो जरा देखो प्लस और माइनस पास पास में, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इस कारण एक पानी में घुल जाता है। तो 2018 में क्या आया था? ये चारों दे दिए थे, AgBr, AgI, AgCl और AgF, और पूछ लिया गया था इनमें से कौन सा हैलाइड पानी में घुल जाता है। अब
बताओ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो क्या मार के आ जाते हैं, तो भाई साहब ये घुल जाता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। समझ में आया? समझ में आया इतना? क्लियर? अब तुम्हारा इनको जरूर रखना है। मैंने पहले पूरी डिटेल में सब कुछ पढ़ाया था तुम लोगों को, लिखा हुआ है तुम्हारे रजिस्टर में, लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि 2-3 दिन लग जाएंगे इसी में। अच्छा एक बात होता, चलो मैं तुम किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर की उत्पत्ति, आयनिक यौगिक में सहसंयोजी गुण की उत्पत्ति, अरे LiCl BeCl2, आयनिक तो S ब्लॉक और P ब्लॉक, राइट? S ब्लॉक एंड P ब्लॉक के बीच में जो बनते हैं ना वो आयनिक बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? आयनिक बॉन्ड। S ब्लॉक में क्या आएगा? लिथियम सोडियम। ये आते हैं फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। अब पी के मैंने Cl सबको लगा दिया। अब ये जो दो होते हैं ना, ये दो, ये S ब्लॉक और P ब्लॉक है, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक। तो ये दो होते हैं ना, ये आयनिक तो होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक तो होते हैं, बट इनमें आयनिक के साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ जाता है। कौन सा कैरेक्टर आ जाता है? कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। सहसंयोजी गुण भी आ जाता है। कौन से गुण आ जाते हैं? सहसंयोजी गुण आ जाते हैं इन दोनों में। और सीधा सीधा नीट AIEEE एम्स को छोड़कर जितने भी एग्जाम है सब में पूछ लिया गया है, ज्यादातर ये इनमें से दे दिया जाएगा MgCl2, एक ये दे दिया जाएगा, एक ये दे दिया जाएगा, एक ये दे दिया जाएगा, एक ये दे दिया जाएगा। पूछेगा इनमें से सहसंयोजी गुण किसमें पाया जाता है? इनमें से सहसंयोजी कौन सा है? BeCl2। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, तुम लोगों को बताया पढ़ा हुआ मैंने, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, फुल क्लास नहीं है। समझ में आया? ये वाला डायरेक्टली सीधा सीधा याद कर ले। अगर नहीं होगा तो ज्यादा टाइम हो तो घर पे जाके पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ लेना। फिर भी समझ में आ रहा है तो बता देना, वैसे नहीं आएगा तुमको समझ में है? आ जाएगा। प्लस और माइनस का द्रव्यमान क्षमता, पोलैरिटी, समझ रहे हो? पोलैरिटी ये वगैरह वगैरह मैंने बताया, द्रव्यमान क्षमता वगैरह। ये इनमें आयनिक के साथ साथ कौन सा गुण भी पाया जाता है? कोवेलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है। और सीधा सीधा एक होता है MP और BP, मध्य प्रदेश और वो नहीं है, BP कुछ नहीं होता। ये है मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वाथनांक। हम ओनली है गलनांक क्वाथनांक की बात करेंगे, BP क्वाथनांक की बात करेंगे। तो सीधा सीधा मैं तुम लोगों को बता दूं कि आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं ना। इसका नाम A रख दिया मैंने, इसका नाम B और इसका नाम C। तो सबसे ज्यादा BP जो होते हैं, क्वाथनांक जो होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं आयनिक के, फिर होते हैं कोऑर्डिनेट के, उपसहसंयोजी के, फिर होते हैं कोवेलेंट के। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट क्वाथनांक किसके होते हैं? सबसे कम सहसंयोजी के पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां बात करें, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतने ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज्यादा क्वाथनांक होगा। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, आयनिक गुण पाया जाएगा, उतना ज्यादा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ पा रहे हो? तो जैसे जैसे हम S ब्लॉक में नीचे जाएंगे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्या बढ़ता जाएगा? आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि इसमें सहसंयोजी गुण है, तो नीचे जाएंगे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा? आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, तो MPBP भी बढ़ते जाएंगे, MPBP भी बढ़ते जाएंगे। अब सीधा इधर याद रखना इस बात को, कभी भी आ सकता है। तो एक वही दे देगा, एक वाला A ऑप्शन दे देगा, A ऑप्शन दे देगा, A ऑप्शन दे देगा, A ऑप्शन दे देगा। फिर पूछ लिया जाएगा सबसे कम MPBP किसका है, तो जिसमें सहसंयोजी गुण होगा इसमें। समझ में आया? ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, आयनिक यौगिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं क्या? ध्रुवीय पोलर होते हैं क्या नॉन पोलर?
पोलर होते हैं, क्योंकि यार पोलर का पोल का मतलब क्या था, दो ध्रुव, यानी एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस माइनस से आयनिक बनते हैं ना, तो वो पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं? और तुमको एक चीज मैंने सिखाई थी, जैसा तैसे कोई काटता है, जहर जहर कोई काटेगा, जैसा तैसे को बोलेगा, आयनिक आयनिक, तो ध्रुवीय ध्रुवीय को बोलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय को बोलेगा। पानी एक ध्रुवीय होता है, पानी एक क्या होता है, ध्रुवीय, और तेल जो होता है, ऑयल जो होता है, वो अध्रुवीय होता है, नॉन पोलर होता है। क्या तेल क्या होता है, नॉन पोलर, और पानी पोलर। क्या तेल पानी में घुल जाता है? नहीं, सेम सेम को बोलेगा। लेकिन यही बात कर रहे हैं हम लोग नमक की और पानी की। किसकी? नमक की और पानी की ही बात कर ले हम लोग, तो नमक भी ध्रुवीय और पानी भी ध्रुवीय, तो दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। समझ पा रहे हो? तो जैसा तैसे को ही बोलेगा, ध्रुवीय ध्रुवीय को बोलेगा और अध्रुवीय अध्रुवीय को बोलेगा। तो ठीक है, तो ये आयनिक है, ध्रुवीय है, तो ये सब पानी में घुल जाएंगे।